आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार में पासवान जाति की राजनीतिक भूमिका के ऊपर पिछले 75 सालों के दौरान, उस इतिहास के दौरान कैसे पासवान जाति बिहार के अंदर सबसे बड़ा दलित पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इमर्ज किया है। इस पूरी कहानी को हम समझेंगे पिछले 75 सालों को, इतिहास को देखकर, खास करके रामविलास पासवान के इमर्ज होने के बाद। हालांकि हम उसके पहले भी थोड़ा मोड़ा जाएंगे, लेकिन हम मेजर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि आज की डेट में कैसे ये कम्युनिटी इतना पावरफुल बन जाती है बिहार की राजनीति में। अब बिहार जाति जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बिहार की पूरी जनसंख्या में से इनका जो अनुपात है, जो दुसाध जाति के लोग हैं, 5.31% है। और मात्र 5.31% होने के बावजूद इनका दलित चेहरा है। रामविलास पासवान भी पहले थे, आज की डेट में चिराग पासवान है, पशुपतिनाथ पारस हैं, और भी लोग हैं, संजय पासवान है बीजेपी के अंदर। इनकी आज की डेट में दो राजनीतिक दल हैं बिहार के अंदर जो सिर्फ पासवान जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वो एक ही एलजेपी थी, अभी उनके चचा और भतीजा की अलग अलग हो गई है। अब इतना ही नहीं, 5.31% वाले के पास दो राजनीतिक दल हैं। मांझी जी, जो जीतन राम मांझी जी हैं, वो मुसहर जाति से हैं, तो 2015 में उन्होंने भी अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, हम पार्टी उनकी है। उनका बिहार जातीय जनगणना में उनका जो टोटल बिहार की जनसंख्या में पूरा जो उनका परसेंटेज है वो 3.09% है। यानी कि 3.09% वाले मांझी जी की भी अपनी पार्टी है, उनका एक अपना दलित चेहरा है, पहचान है। और 5.31% वालों के पास दो 3 चेहरे हैं, दो पार्टियां हैं। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में दूसरी सबसे बड़ी दलित जाति कौन सी है? सबसे बड़ी दलित जाति जो है वो है, जिसे कुछ भाषा में लोग चमार भी कहते हैं, लेकिन एक ज़्यादा सभ्य भाषा है रविदास उन्हें कहना। तो रविदास जाति के लोग बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार उनका जनसंख्या अनुपात बिहार के अंदर 5.25% है। यानी कि 5.31% है पासवान का और 5.25% है रविदास का। लेकिन उसके बावजूद, दूसरी सबसे बड़ी दलित जाति होने के बावजूद, आप देखेंगे कि बिहार के अंदर आज की डेट में उनके पास न तो कोई बड़ा चेहरा है राजनीति के क्षेत्र में, और न ही उनके पास आज की डेट में कोई भी राजनीतिक दल है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, मतलब पासवान में और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 5.25% है, दूसरा 5.31% है, 0.6 का डिफरेंस होने से उनके पास मल्टीपल फेसेस हैं, उनके पास मल्टीपल पार्टियां हैं। लेकिन रविदास के पास न तो कोई चेहरा है, न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अब अगर आप देखेंगे कि बैकवर्ड है, पिछड़े हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में जब महादलित नीतीश कुमार ने बनाया था, अलग सेपरेट किया था, तो उसमें भी शुरू में रविदास को महादलित में शामिल नहीं किया गया था। और उसके पीछे भी एक राजनीतिक कहानी है, क्योंकि महादलित जो रविदास है वो ज़्यादातर या तो मायावती को वोट करते थे या कांग्रेस को वोट करते थे। तो उनको जो शामिल किया गया महादलित में, वो किया गया है 2009 में, और 2018 में पासवान को भी आखिरी में कर दिया गया था। अब बताइए मुझे कि कौन इस बात को मानेगा कि जिस रविदास जाति का से बिहार देश की राजनीति में जगजीवन राम जैसे नेता पैदा हुए, देश के पहले दलित उप प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार के अंदर ही जो सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री रामसुंदर दास बने थे, वो भी इसी रविदास कम्युनिटी से थे। लेकिन इसके बावजूद न तो कभी रामसुंदर दास का कोई पहचान बन पाया अपनी जाति के साथ, दलित के साथ, न ही जगजीवन राम का उस तरह से कोई चेहरा बन पाया। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसके बाद भी बहुत सारे राजनीतिक दलों में बहुत सारे रविदास कम्युनिटी के नेता पैदा हुए हैं। अभी आप कांग्रेस में ही देख लीजिए तो मीरा कुमार हैं, जो जगजीवन राम की बेटी हैं, उनका भी कोई उस तरह से चेहरा नहीं बन पाया। रामसुंदर दास कई बार सांसद भी रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पहचान कभी भी रविदास कम्युनिटी के साथ नहीं बन पाया। वो कभी कांग्रेस के बैसाखी के सहारे चलते रहे, फिर उसके बाद वो जनता पार्टी की बैसाखी के सहारे चलते रहे, फिर उसके बाद फिर वो जनता दल के सहारे चलते रहे, और उसके बाद फिर वो जेडीयू में भी आ गए। जेडीयू से भी वो चुनाव उन्होंने लड़ा, सांसद का चुनाव लड़ा, और आखिरी उनका जो पार्टी था वो वही था। अब सिर्फ बात यहाँ पे जेडीयू का किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति का नहीं है, आप किसी भी पार्टी में चले जाइए। आरजेडी के अंदर सबसे बड़ा जो रविदास चेहरा थे, अब भी नहीं है, वो रमई राम थे। और रमई राम जो थे वो
आरजेडी की बैसाखी पे चलते रहे पूरा जीवन, कभी उन्होंने अपनी पहचान नहीं बना, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाया जो कि उनकी जाति को रिप्रेजेंट कर सके। उसी तरह भाजपा के अंदर जो सबसे बड़ा आंचल यही एक है जो कि जिंदा है इस कम्युनिटी से, इनका बड़े प्राउडली ये कहते हैं, इनका जनक चमार ये अपने आप को कहते हैं। तो लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है अपनी जाति के हिसाब से, उस तरह से कहे जितनी उनकी संख्या है, और न ही इनको उस तरह से पॉलिटिकल फोर्स बना पाया है। पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। तो कहने को आपके जगजीवन राम की बेटी का जैसे मैंने उदाहरण दिया, वो स्पीकर के तक, लोकसभा के स्पीकर के पोस्ट तक वो पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी न तो उनकी कभी दलित से पहचान बनी, न ही उनकी कभी रविदास कम्युनिटी से पहचान बनी। तो बिहार में रविदास जाति के इस राजनीतिक पिछड़ेपन के ऊपर फिलहाल हम बहस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, और मैं बनाऊंगा वो वीडियो, न्यूज़ हंटर आपके लिए वो वीडियो बनाएगा जिसमें कि हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद पहला प्रधानमंत्री, डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, मुख्यमंत्री, इन सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ बिहार की राजनीति में जो रविदास कम्युनिटी के लोगों को न तो कोई उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बड़ा चेहरा मिला जो उनको लीड कर सके, उनके लिए कोई राजनीतिक दल बना सके। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह केंद्रित करते हैं पासवान जाति के ऊपर कि आखिर क्या ऐसा था पासवान जाति के अंदर जिसके कारण कि ये आज के डेट में बिहार के अंदर एक पॉलिटिकल फेस नहीं लेके बैठे हुए हैं, बल्कि मल्टीपल पॉलिटिकल फेस लेकर के बैठे हुए हैं, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए चिराग पासवान एक तरफ अपना संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस जी भी संभाले हुए हैं। इसके पहले भोला पासवान शास्त्री जी भी थे, वो भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जब राव सुंदर दास के बाद वही दलित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। उसके बाद फिर बीजेपी के अंदर अभी संजय पासवान जी हैं। एक समय पे याद है कि इंडिया टुडे का वो मैगजीन जो 1 नवंबर 1999 को निकला था, जिसमें बिहार का सिर्फ एक दलित लीडर, सिर्फ एकमात्र लीडर उसमें जगह बना पाया था नई सदी के होप में, तो उसमें दलित होप में रामविलास इनका संजय पासवान जी का नाम था। लेकिन उसके बावजूद इन सबके इतना अच्छा इतिहास होने के बावजूद कैसे रामविलास पासवान की फैमिली इन सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे बढ़ती है। पासवान की पहचान के साथ पासवान के राजनीतिक पैठ बनाने में रामविलास पासवान की जो भूमिका है, उनके परिवार की जो भूमिका है, उससे ज़्यादा भूमिका आपको कहीं नहीं दिखेगी, कम से कम आगे आने में। आप संजय पासवान जी के कंट्रीब्यूशन को भी आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहचान, पासवान की पहचान कभी रामविलास संजय पासवान से नहीं बन पाई, उनकी पहचान हमेशा रामविलास पासवान के साथ ही बन पाई थी। अब एक 2-3 तरीका हो सकता है इसको समझने का, आज़ादी के समय से लेकर के अभी तक का। एक तरीका ये हो सकता है कि आज़ादी के समय से लेकर आज तक कब कब पासवान जाति के सांसदों की संख्या, उनके लड़ने की संख्या बढ़ी है, और फिर विधायकों की संख्या। तो इन 2 चीज़ों पे हम पहले बात कर लेते हैं। 1952 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक भी पासवान जाति का न तो कोई विजेता था, न वही कोई उप विजेता था। 1997 का जब चुनाव हुआ, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, तो उसमें भी पासवान जाति के न तो कोई विजेता थे और न ही कोई उप विजेता थे। लेकिन पहली बार 1962 का जब चुनाव हुआ तो उस समय सोशलिस्ट एक पार्टी SOC हुआ करती थी, वहां से केदार पासवान नाम के एक लीडर जीतते नहीं हैं, लेकिन वो बनते हैं उप विजेता, वहां से बनते, चुनाव जीतते हैं रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र से। और उसके बाद अगले ही लोकसभा चुनाव में एक वही जो थे आपके पासवान जी, वो रोसड़ा से, वो लोकसभा क्षेत्र से वो जीत जाते हैं, और बिहार के पहला पासवान सांसद बनने का उनको खिताब मिलता है। अब रोसड़ा में फिर से 1971 में चुनाव होता है, तो रोसड़ा में तो वो हार जाते हैं, लेकिन एक दूसरे पासवान हैं राम भगत पासवान, वो वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि 1971 में भी एक ही पासवान जाति का सांसद बनकर के जाता है, हालांकि वो कांग्रेस से थे। अब आ जाइए 1977 का चुनाव। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान पहली बार हाजीपुर से जीतते हैं, लेकिन रोसड़ा में राम भगत पासवान चुनाव हार गए। मतलब कि 1977 तक सिर्फ एक पासवान जाति के सांसद पहुंच रहे थे। 1967 से लेकर 77 तक, 71 में एक भी नहीं पहुंचा, 77 में एक फिर से रामविलास पासवान पहुंचते हैं। 1980 के चुनाव में 3 पासवान जाति के लोग चुनाव लड़े थे
लोकसभा का, जिसमें से सिर्फ एक रामविलास पासवान जीते, बाकी दोनों हार गए थे। महावीर पासवान और मेघनी पासवान दो थे, दोनों वो चुनाव हार गए थे। मेघनी पासवान को रामविलास पासवान नहीं हराया था, यानी कि एक सीट से 2 सीट से इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, एक से तो दोनों हार ही गए थे। इसके बाद फिर आता है 1984 का चुनाव। 1984 के चुनाव में रामविलास पासवान भी चुनाव लड़े और कई और लोग भी लड़े, लेकिन जीत फिर से सिर्फ एक को मिली। रामविलास पासवान की हार हो गई थी चुनाव में रोसड़ा से। फिर से रोसड़ा से राम भगत जी जीते, लेकिन रामविलास पासवान जी हार गए थे हाजीपुर से। और जो रोसड़ा से जीत हुई थी भगत पासवान जी की, वो कांग्रेस के लीडर थे, वो जनता पार्टी या जनता दल के नहीं थे। अब पासवान की जो राजनीतिक ताकत है वो आप देखेंगे तो धीरे धीरे, बहुत स्लोली, लेकिन एक समय था जब पहले 3 चुनाव में एक भी नहीं जीते, फिर उसके बाद एक एक कम से कम जीत रहे हैं और लड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है लगातार। कितने सांसद लोग पहले या उपविजेता बन रहे हैं वो बढ़ रही है। उदाहरण के लिए जब 1989 का चुनाव आता है तो पासवान जाति के विजेता उपविजेता दोनों को मिला देंगे तो 7 हो जाते हैं। कहाँ, एक 1962 का और अब हो गए 89 में 7। अब इन 7 में से लड़े थे जनता दल से सुखदेव पासवान जी, जो अररिया लोकसभा क्षेत्र से वो लड़े थे। छेदी पासवान जी लड़े थे सासाराम से, और फिर रामविलास पासवान जिनका कि ट्रेडिशनल सीट हुआ करता था हाजीपुर से। ये 3 लोग जो लड़े थे जनता पार्टी से लड़े थे। और इसके अलावा कांग्रेस से लड़े थे महावीर पासवान जी, हाजीपुर से ही दोनों लड़े थे, कांग्रेस और उसके बीच में टक्कर हुआ था। और राम भगत पासवान भी कांग्रेस से ही लड़े थे रोसड़ा से, यानी कि दोनों जगह पे टक्कर हुआ था जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दोनों जगह पासवान ही लड़े रहे थे, विजेता उपविजेता। भाजपा से कामेश्वर पासवान नवादा से लड़ते हैं इसी साल, और फिर सीपीआई से लड़ते हैं जानकी पासवान गया क्षेत्र से। ये सब रिजर्व सीट था, लेकिन इसमें से जीत 7 में से जीत सिर्फ होती है 3 जगह से। तीनों की तीनों जो जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो तीनों जीतते हैं, और चारों जो कांग्रेस और सीपीआई और बाकी पार्टी के थे वो सारे के सारे लोग वो हार जाते हैं। 4 लोगों की हार होती है। तो भारतीय राजनीतिक दलों की जो पासवान पर से जो भरोसा था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि 7 में से 4 हार गए, 3 जीते हैं। तो इससे इसका असर ये हुआ कि अगला जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 91 का जो चुनाव हुआ था, उसमें पासवान के लोगों को कम टिकट दिया गया। और इसमें रामविलास पासवान रोसड़ा से जीत गए। उसके बाद फिर आपका अररिया से सुखदेव पासवान जीते। उसके बाद फिर सासाराम से छेदी पासवान जो अभी भी जिंदा है, लेकिन अररिया से वहीं से दोनों पासवान ही खड़ा हुए थे। भाजपा के नेता एक थे सूखा पासवान, वो चुनाव हार गए थे। और इस बार फिर से जीतने वालों में से 4 पासवान सांसद बने, लेकिन 4 बाने तो लड़े थे 6 ही, यानी कि 6 में से 4 जीत गए। अब इसके बाद जो चुनाव होगा उसमें 3 जीतेंगे। फिर से पासवान उम्मीदवारों की संख्या अगले चुनाव में फिर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जीतने वालों की संख्या इस बार बढ़ गई है परसेंटेज। तो फिर 1996 का चुनाव आएगा। 1996 के चुनाव में पासवान जाति के लोगों को 6 टिकट दिया गया, और 6 में से 4 की जीत हो जाती है। उसमें से सासाराम से छेदी पासवान फिर से जीत जाते हैं चुनाव। रोसड़ा से आपके उपेंद्र पासवान जी की हार होती है। हालांकि रोसड़ा में जीतने वाले भी जो हैं वो भी पासवान जाति के ही है, पीताम्बर पासवान। इस बार भी 4 में से 3 जीत होती है। जो जनता दल के उम्मीदवार हैं वो 3 जीतते हैं और 1 भाजपा के उम्मीदवार जीतते हैं। अब आ जाइए 1998 का चुनाव। 1998 के चुनाव में 4 लोगों को टिकट मिलता है, 4 पासवान के लोगों को, और इसमें से 2 उनकी में से जीत होती है। फिर 99 का चुनाव आता है, 2004 का चुनाव आता है। दोनों में 6-6 सीट दिया जाता है, और 4-4 में दोनों बार 4-4 में जीत होती है। लेकिन 2009 का चुनाव आते आते मामला थोड़ा और गड़बड़ाता है, और 2009 के चुनाव में मात्र 3 सीट मिला पासवान जाति के लोगों को, और 3 में से 2 जगह पे हार हो गई थी पासवान जाति की। और इसी हार में सबसे फेमस जो हार थी वो रामविलास पासवान जी की थी, जिनको रामसुंदर दास जी ने हरा दिया था चुनाव को। और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। और उनके जो रामविलास पासवान के जो भाई थे रामचंद्र पासवान थे, वो भी हार गए थे। सिर्फ बसनगांव एक लोकसभा क्षेत्र था, नया बना था, वहां से कमलेश पासवान जी जीते थे। लेकिन उसके बाद फिर आप आ जाइए 2014 का चुनाव, मोदी लहर, और पासवान
टोटल लड़े 5 और 5 में से 5 जीत गए। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जितने पासवान जाति के लोग खड़े हुए थे सारे के सारे जीत गए थे। और इंटरेस्टिंग इसमें यह भी है कि उस 5 में से 3 सिर्फ रामविलास पासवान की फैमिली से थे। एक पिताजी खुद पासवान जी, उनका बेटा चिराग पासवान और उनके भाई जो थे रामचंद्र पासवान। इसके बाद 2019 का चुनाव आएगा तो रामविलास पासवान जी खुद राज्यसभा चले गए, लेकिन घर से जो पहले 3 सांसद थे वो इस बार भी रहे। इस बार उनके बेटे में ऐड हो गए एक और पशुपतिनाथ पारस जी। और जब जो रामचंद्र पासवान उनके भाई हैं, उनकी जब डेथ हुई 2019 में, तो फिर उपचुनाव वहाँ पे हुआ तो उसमें प्रिंस राज फिर बन गए। तो 3 के 3 वहाँ पे रहे। जब रामविलास पासवान जी का डेथ हुआ तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो 4 उस फैमिली से थे वो 3 रह गए। अब जब मतलब कि एक राज्यसभा से 3 लोकसभा से थे, तो राज्यसभा में जब डेथ हुआ रामविलास पासवान जी का तो वो जो लोकसभा में 3 थे वो 3 के 3 थे और आज भी वो 3 बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री भी हैं पशुपतिनाथ पारस जी, और उसी में झगड़ा चल रहा है। अब इस बार देखते हैं 2024 में कि पासवान फैमिली से कितने लोगों को सांसद का टिकट मिलता है और कितने को जीत मिलती है। क्योंकि अभी के हिसाब से जो दिख रहा है वो सिर्फ कम से कम 3 तो से 4 मांगा जा रहा है। एक चिराग पासवान खुद, चिराग पासवान की माँ के बारे में बात हो रहा है राज्यसभा भेजने के लिए। उसके बाद फिर पशुपति नाथ पारस जी हैं, उनके फिर भतीजे हैं। तो 4 तो उन्हीं फैमिली से है। कितना मिलता है, कितना क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उस पासवान फैमिली के अंदर टूट पड़ा हुआ है। चचा अलग हैं, भतीजा अलग है। इस तरह से पासवान जाति के इसी तरह से हम पासवान जाति के अगर विधायकों के ऊपर एक नज़र जाए सरसरी निगाह से, तो देश का जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें सांसद तो नहीं बने थे लेकिन पासवान जाति के विधायक एक बन गए थे। भोला पासवान उनका नाम था वो, और एक धनपति पासवान है। 2 विधायक बने थे, जो पहले 2 विधायक थे। लेकिन इसके बाद फिर 5 पासवान नेता उपविजेता भी उसमें रहते हैं। यानी कि टोटल 7 पासवान जाति के लोग लड़े थे उस चुनाव में 52 में। उसमें से 2 जीते थे और 3 हार गए थे। अगले चुनाव में यानी कि 1957 का चुनाव हुआ उसमें भी 2 ही पासवान जाति के लोग उसको लड़े। हालांकि भोला पासवान जी जो है वो लगातार 1972 में भी जीतते हैं, बार बार वो जीतते रहते हैं। वो एकमात्र पासवान लीडर उस समय उभर रहे थे और वो 67-68 में वो मुख्यमंत्री भी बन चुके होते हैं बिहार के। अब इतना बड़ा पद पे पहुंचने के बावजूद भोला पासवान शास्त्री जी वो पासवान का चेहरा नहीं बन पाए। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एहसान के तले दबे रह गए। वो न तो पासवान का चेहरा बन पाए बिहार में और न ही वो दलित का चेहरा बन पाए। वो अगर चेहरा बने तो दलित कांग्रेस का चेहरा बने बिहार के अंदर। पासवान के पहचान के साथ राजनीति शुरू करने का सबसे पहला जिम्मेदारी जाता है वो रामविलास पासवान को जाता है, जो 1959 में पहली बार लड़े। हालांकि 71 में फिर वो हार भी गए 2 ही साल के बाद डीएसपी का पोस्ट छोड़ करके। उनको लगा हुआ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है, छोड़ दिया अपने पोस्ट, इधर भी हार गए। लेकिन 1977 में वो फिर जाकर के सांसद बन जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वो कभी चुनाव हारते नहीं है। लगातार वो कांग्रेस को हराते रहते हैं और खास करके कांग्रेस विरोधी राजनीति का दलित चेहरा वो बन करके उभर करके सामने आते हैं। आज चिराग पासवान की पहचान कांग्रेस विरोधी राजनीति के साथ तो आप जोड़ ही सकते हैं, खास करके कम से कम, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं आप नीतीश विरोधी राजनीति के साथ चिराग पासवान की राजनीति को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब वापस लौटते हैं उस सवाल के ऊपर कि आखिर ऐसा था क्या बिहार के पासवान जाति के अंदर जिसके कारण बिहार में दलित पहचान का चेहरा पासवान ही बने, कोई और नहीं बन पाया। हालांकि कुछ हद तक अभिमानी जी हैं लेकिन बड़ा चेहरा वही है। बिहार जातीय गणना के अनुसार बिहार में दुसाध मतलब कि पासवान जाति के कुल लोगों की संख्या जो है वो 69,43,000 है, जो कि बिहार के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5.31% है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये बिहार के अंदर टोटल जो दलित पॉपुलेशन है उसका है ये 27.03% है। इसी तरह से अब आप इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मतलब कि संख्या बल में सबसे बड़ा दलित जाति का बिहार के अंदर पासवान ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर रविदास है और रविदास इससे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। और ये हमने शुरू में भी बताया था आपको, बिहार में टोटल रविदास जाति के लोगों की संख्या
69,000 के आसपास है और ये बिहार के टोटल दलित आबादी का 26.74% हिस्सा है। यानी कि बिहार में पासवान और रविदास के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल मामूली अंतर है। लेकिन संख्या बल में लगभग बराबर होने के बावजूद पासवान रविदास से कहीं आगे है बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने में आज भी और ऐतिहासिक रूप से भी। और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है कि आखिर क्यों पासवान इतने ज़्यादा आगे चले गए और रविदास पीछे नहीं गए। तो हम उस कारणों के ऊपर अब चर्चा करते हैं कि क्यों पासवान इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। जब अंग्रेजों का दौर था तो अंग्रेजों ने पासवान को पिछड़ा तो बोला था, वो शुरू से लेकर अंत तक मानते रहे थे। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस विद्रोह को दमन करने में जो पासवान जाति के लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था ब्रिटिश को, और उसका उनको उपहार भी मिला कि ब्रिटिश सरकार ने पासवान जाति के लोगों को सरकारी नौकरी दिया और खास करके चौकीदार बहुत बड़ी संख्या में बनाया था पासवान जाति के लोगों को। और आगे चल करके पासवान तभी से मतलब ऐसा कहते हैं, एक इंटरव्यू में किसी को इंटरव्यू में संजय पासवान जी ने कहा था कि चूंकि ब्रिटिश लोगों के साथ यानी कि सत्ता के साथ इतना शुरू से ही करीबी बना करके रखा पासवान जाति के लोगों ने अपने आप को कि वो आज सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं, और वो सत्ता में हमेशा, राजनीति में हमेशा इंटरेस्ट अपना बनाए रखे थे शुरू से लेकर के आज तक। और आप पासवान कहते भी हैं कि पासवान चूंकि उनको चौकीदार बनाया गया था तो कहते हैं कि पासवान का मतलब ही होता है पासवान, यानी कि जो पास के रक्षा करता हो। तो उसी तरह से जैसे बिहार में और भी एक शब्द होता है दरवान, तो जो दरवाजे की रक्षा करता है उसको दरवान कहते हैं। इसी तरह से पहलवान कहते हैं, जो सबसे पहले रक्षा करने के लिए आता है उसको पहलवान बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ये एक मार्शल कम्युनिटी इनको मान लिया था कि ये लोग लड़ने झगड़ने वाले माने जाते थे, और ये अपने आप को जो लिनिएज है ये अपने आप को कहते हैं कि हम लोग गहलोत राजपूत हैं। हम लोग तो जब मुगल ने आक्रमण किया था राजस्थान के क्षेत्र में, वो राजस्थान क्षेत्र में रहते थे, तो बाकी सारे राजपूतों ने मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, मुसलमान बन गए, अपनी बेटी दे दिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये लोग नहीं माने और इन्होंने विद्रोह करके वहाँ से भाग गए, अपनी इज्जत को नहीं बेचा। ऐसा इन लोगों का नैरेटिव है, ये आपको कोई भी पासवान के लोग सुना देंगे आपको। तो वो यहाँ से भाग करके बिहार आकर के और यहाँ पे बस गए, उन्होंने मुगलों का आधिपत्य को नहीं स्वीकार किया, ये कहानी है। हालांकि 1857 की क्रांति के दौरान इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया है अंग्रेजों का और उसी कारण इनको चौकीदार में नौकरी मिली है। उसके पहले ये लोग 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों को साथ दिया था पासवान जाति के लोगों ने ही। और जैसा मैंने बताया कि एक इंटरव्यू में पासवान जी ने खुद कहा है कि चूंकि ये लोग शुरू से ही सत्ता के इतने करीब रहे हैं, प्रशासन के करीब रहे हैं, शासन के करीब रहे हैं, तो इस कारण से इनका सरकार से ये दूर नहीं रह सकते हैं, ये सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं बहुत ज़्यादा समय तक के लिए। और इसलिए आज़ादी से लेकर के आज तक ये बिहार के अंदर जितने भी पॉलिटिकल दलित कम्युनिटीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव पासवान जाति के लोग ही हैं। इसलिए आपको दिखेगा कि चाहे वो MP हो, MLA हो, विधायक हो, सांसद हो, जितने भी हैं हर जगह इनकी संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, ये आप नोट कर सकते हैं। अब पासवान अपने आप को गहलोत राजपूत तो मानते थे, मुगलों से लड़ते लड़ते राजस्थान से भाग करके बिहार भी पहुंच गए थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये उन लोगों का कहना है। अब दुसाद का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका भी मतलब यही होता है कि वो लोग या वैसे लोग जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इनको अच्छा जगह दिया था क्योंकि इन्होंने दो युद्ध में 1857, 1757 दोनों युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनको जमादार बनाया गया, अलग अलग पोस्ट दिए गए, चौकीदार खास करके पोस्ट दिया गया। लेकिन जो अंग्रेज थे वो भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। इसीलिए जब अंग्रेजी सरकार ने जब अलग अलग जातियों के, बिहार के या फिर पूरे देश के अलग अलग जातियों का कैटेगराइज किया था, तो इनको क्रिमिनल ट्राइब में इनको जगह दिया था। पासवान को ये मानते थे अंग्रेज कि इनको लाठी चलाना बहुत अच्छे से आता था। अंग्रेजों के साथ साथ ये लोग जमींदारों के लिए भी लाठी चलाते थे, उनका कर जमा करते थे। लठैत इन्हें कहा जाता था कि ये लोग लाठी लेकर के जाते थे कर जमा करने के लिए। शुरू से यही जाति सत्ता, जमींदार, अंग्रेज, चाहे कुछ भी हो, छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक ये लोग सत्ता के बहुत करीब रहे और इनके अंदर सत्ता की भूख इसीलिए रही शुरू से ही। 1980 का दशक जब आया, जब भारत में जनगणना होने लगा, तो सभी जाति के लोग अपनी अपनी जातीय सभा बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी चाहिए था, अंग्रेजों के करीब पहुंचना था।
तो अंग्रेजों से इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, इन्होंने भी अपनी एक जातीय सभा बनाई, इन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि इनको भी राजपूत में इनकी गणना की जाए, ये उच्च जाति के लोग हैं, ये लोग निम्न जाति के लोग नहीं है। जैसे कि भूमिहार, और भी इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल, भूमिहारों ने कहा था हम ब्राह्मण हैं, खत्री ने कहा था हम राजपूत हैं, मराठा भी, सब लोगों ने अपना अपना हिसाब से क्लेम किया था। तो इन लोगों ने भी क्लेम किया था, और भारत के इतिहास में पहली दलित जाति थी ये जिन लोगों ने हायर स्टेटस का क्लेम किया था। अपना एक सभा बनाने वाला पहली जाति थी ये। महार भी क्लेम कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने सभा उस तरह से नहीं बनाया था। 10-12 के आसपास इन लोगों ने सभा बना दिया था, और 2012 से 1912 और 14 के बीच में इन लोगों ने कई सारे जुलूस और मार्च निकाले थे, और यहाँ तक ब्रिटिशों से मांग किया था कि उनको अधिकार दिया जाए कि वो जनेऊ ही पहने। इस तरह से भी इनके मांग बढ़ रहे थे कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को दर्शा रहे थे कि ये लोग दलित नहीं है, जैसा कि मानते थे ब्रिटिश इनको, क्योंकि ये लोग गरीब थे। उस स्तर पे इनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान अंग्रेजों की नज़र में नहीं था, लेकिन ये लोग मानते थे कि नहीं, इनका है उत्थान, ये लोग उच्च जाति से निर्भर करते हैं। अब इसमें एक श्रीकांत और प्रसन्न कुमार चौधरी की एक किताब है, स्वर्ग पर धावा, बिहार में दलित आंदोलन। अगर उसमें आप देखेंगे तो दुसाध समाज के लोगों ने जो भी आंदोलन किया था 13 से 15 के बीच में, जितने भी आंदोलन किए अपने अधिकार पाने के लिए, अपने आप को स्वर्णों में गिनती कराने के लिए, अपने आप को राजपूत में गिनती कराने के लिए, उसका पूरा इतिहास आपको उस किताब में बहुत अच्छे तरह से पूरे विस्तार से दिया हुआ दिख जाएगा उसमें। और इसलिए अगर आज आपको चिराग पासवान के कपड़ों में अगर, या फिर उनके चलने के तरीके में वो एक जमींदारी ठाठ दिख रहा हो, या फिर एक वो पर्सनालिटी दिख रहा है, तो उसको आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं। ये कोई एक दिन का इतिहास एक दिन में नहीं बनता है। तो और यही आपको कारण है कि अगर आप देखेंगे तो रामविलास पासवान की पार्टी, या जो पासवान की पार्टी है, वो बीजेपी, हिंदुत्व, धर्म, राम, इनके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, बजाय कि इनके विपक्ष भीम, जय भीम का आपको कहीं जल्दी इनका नारा लगाते हुए लोग आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जितनी शुद्धता से हो सके ये लोग प्रयास करते हैं कि हम उच्च किस्म का हिंदू धर्म को, रीति रिवाजों को पालन करें, जिसे स्वामी श्रीनिवासन के शब्दों में संस्कृताइजेशन कहते हैं। यही कारण है कि आज भी पासवान जाति के नेता कांग्रेस से कम कंफर्टेबल है और भाजपा से ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। वो आरजेडी हो या फिर जेडी हो, उससे कम सहज महसूस करते हैं, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, आपको कई सारे, जब बिहार जनसंहारों के दौर में गुजर रहा था, तो कुछ ऐसे जनसंहार हुए हैं बिहार के अंदर जिस पे लोजपा ने, पासवान के नेताओं ने चुप्पी साध रखे थे। उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण में अगर मैं दूं तो साल 2002 में मुजफ्फरपुर में एक गांव था, एक पारो ब्लॉक के अंदर एक मंझुलिया, तरवा मंझुलिया गांव था। वहां पे 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी भूमिहारों के द्वारा। भूमिहारों का अत्याचार किया जा रहा था, 3 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन उसके ऊपर लोजपा ने, रामविलास पासवान ने कुछ भी नहीं बोला था, एक शब्द नहीं बोला था। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अगर आप देखेंगे तो वो जो मुजफ्फरपुर का एरिया है, हाजीपुर का एरिया है, वहाँ पे पासवान अकेले सबसे बड़ी जाति नहीं है। अकेले पासवान वहाँ से नहीं जीत सकते हैं चुनाव। रामविलास पासवान अगर वहाँ से लगातार जीतते आए हैं तो उसके पीछे कारण है भूमिहार, राजपूत और पासवान का गठजोड़। और उनका वोट जब रिजर्व सीट था, अभी भी रिजर्व है, तो वहाँ पे जो सीट जो लड़ाई होती है वो 2 गठजोड़ के बीच में होती है। एक तरफ भूमिहार, राजपूत और पासवान है, और दूसरी तरफ यादव, मुस्लिम, और उसके साथ साथ गेस कीजिए रविदास। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि पूरे हाजीपुर के इतिहास में वहाँ पे रामविलास पासवान के खिलाफ अक्सर आपको लड़ते हुए दिखाएंगे रामसुंदर दास, या कोई ना कोई रविदास कम्युनिटी का ज़्यादातर आपको मिलेगा। हालांकि पासवान ही 2 भी लड़े हैं, लेकिन वहाँ पे ये अलायंस है, वो आज भी वो अलायंस इंटैक्ट है, ये आपको साफ साफ वहाँ पे दिखेगा। इसीलिए आप बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि आरजेडी 2020 के चुनाव के आसपास में कोई एक वहाँ पे बाहुबली राजपूत लीडर थे, जो
महनार विधानसभा से लड़ रहे थे, वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे थे। तो रघुवंश बाबू ने, जो उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के, वो दिल्ली से ही अपना इस्तीफा दे दिया था कि वो रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो लड़ाई है उस क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर का पूरा जो बेल्ट है, जो हाजीपुर का पूरा बेल्ट है, वहाँ पे लड़ाई में एक तरफ यादव, मुस्लिम और आपके रविदास हैं, और दूसरी तरफ पासवान, भूमिहार और राजपूत। इसलिए कई जगह आपको मिल जाएगा कि ये इनके गठजोड़ की पार्टी है, तो सवर्णों की पार्टी है। तो इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं पासवान जाति के लोग बीजेपी की राजनीति के साथ, सवर्णों की राजनीति के साथ। आज के डेट में भी देखिए, एलजेपी जब से जन्म हुआ है तब से उनके सबसे बड़े फंडर कौन है? सूरजभान सिंह है। सूरजभान सिंह की जाति से भूमिहार से हैं। अब फरवरी 2005 का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फरवरी 2005 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उस बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा अभी तक का एलजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। 29 विधायक बने थे, और उस 29 विधायक में से 15 विधायक स्वर्ण जाति के थे। 55.2% विधायक जो थे वो स्वर्ण जाति से हुए थे। और टिकट को देने के मामले में भी एलजेपी हमेशा उच्च जाति के लोगों को ज़्यादा दिया है। मतलब कि जो फरवरी 2005 का चुनाव हुआ था, उसमें 30% से ज़्यादा उम्मीदवार जो एलजेपी के थे वो स्वर्ण जाति के थे, और उसमें भी ज़्यादातर आपको देखेंगे भूमिहार और नहीं तो राजपूत। ये आपको एकदम कॉमन पैटर्न दिखेगा उस क्षेत्र में कहीं पे भी। लेकिन जब लालू के खिलाफ रामविलास पासवान ने नीतीश का साथ देने से इनकार कर दिया था 2005 में 29 सीट जीतने के बाद, तो सवर्णों के लिए वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके लिए था कि किसी तरह से लालू यादव की सरकार को खत्म किया जाए। और उसमें जब रामविलास पासवान ने उनका साथ नहीं दिया, तो राजपूत और भूमिहार दोनों ने रामविलास पासवान का साथ छोड़ दिया था। और इसीलिए 6 महीने के बाद जब अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ, तो राजपूत, कई आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जो फरवरी में चुनाव लड़े हैं, भूमिहार और राजपूत कैंडिडेट मिलेंगे जो फरवरी में चुनाव लड़े हैं लोजपा के साथ है, लेकिन अक्टूबर में चुनाव लड़े हैं वो जाकर के जेडीयू के साथ। जीतने के बावजूद, वो पहले भी जीते थे, बाद में भी जीतेंगे, लेकिन वो शिफ्ट करते हैं क्योंकि उनके लिए आरजेडी को ख़त्म करना, आरजेडी को हराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसमें अगर एलजेपी ने साथ नहीं दिया तो भूमिहारों और राजपूतों ने एलजेपी का साथ दे दिया था 2005 के चुनाव में। और उसका नतीजा हुआ था कि जो एलजेपी को फरवरी में 29 सीट मिला था, वो एलजेपी को अक्टूबर के चुनाव में मात्र 10 सीट मिला था। और इस तरह से नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। और नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद एक तो अपर कास्ट के लोगों को जो उनके पास आए खुद से एलजेपी को छोड़ करके उनको पकड़ करके रखा, और साथ साथ में उन्होंने जो रामविलास पासवान ने दलितों और मुस्लिमों के बीच जो अपनी पैठ बनाई थी उसको तोड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। उसमें से एक हथकंडा आपका महादलित कम्युनिटी का बनाना था। महादलित में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके सभी जातियों को, उसमें सभी दलित जातियों को इंक्लूड किया गया, लेकिन सबसे आखिरी में पासवान को इंक्लूड किया गया था। और उससे पहले 2009 में रविदास को इंक्लूड किया गया, और 2018 में पासवान को इंक्लूड किया गया था महादलित कम्युनिटी के लिस्ट में, जो इन्होंने नीतीश कुमार ने शुरू किया था। तो वो इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी थोड़ी सी पावरफुल थी और ये दोनों नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने, नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया अपने पूरे कार्यकाल के दौरान दलित के अंदर, वो थे मुसहर मांझी। और इसीलिए आप देखेंगे तो पहला मांझी कम्युनिटी का सीएम भी बनते हैं जीतन राम मांझी। हालांकि रामविलास पासवान की राजनीति शुरू से भूमिहारों और राजपूतों के साथ नहीं चली थी। ये आपको 2000 के आसपास के बाद दिखेगा। शुरू की राजनीति इनके करीब नहीं थी। शुरू में कर्पूरी ठाकुर जब जिंदा थे तो लालू, नीतीश और रामविलास, ये 3 जो नए चेहरे पैदा हुए थे बिहार की राजनीति में, उसमें से सबसे ज़्यादा किसी को कर्पूरी ठाकुर पसंद करते थे तो वो रामविलास पासवान को पसंद करते थे, वो किसी और को पसंद नहीं करते थे। और एक वाकया भी है, आप बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे जहाँ पे कि साफ साफ दिखेगा कि रामविलास पासवान प्रो दलित पॉलिटिक्स कर रहे थे। 1977 का एक वाकया है जब बेलची में नरसंहार हुआ था, और तब रामविलास पासवान उसमें जनता पार्टी में थे, वहाँ से सांसद बने हुए थे, और अपनी पार्टी के खिलाफ 8 सांसद मिलकर के, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, लेफ्ट के भी सांसद थे, 8 लोग बेलची गए। वहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उन सबका हड्डी कलेक्ट किया और ले जा करके देश की संसद में उस हड्डी के टुकड़ों को रखा था कि, और अपनी सरकार के खिलाफ, उस समय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनी हुई थी। इसी तरह से और भी आपको बहुत सारे उदाहरण दिख जाएंगे। 1999 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले रामविलास पासवान कैसे प्रो दलित पॉलिटिक्स कर रहे थे, अपर कास्ट से अलग होकर के पॉलिटिक्स कर रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए 1990 में
जो बुद्ध धर्म में दलित लोग कन्वर्ट हो जाते थे उनको दलित का स्टेटस नहीं मिलता था, लेकिन रामविलास पासवान ने उनको आरक्षण दिलाने में, उनको दलित का आरक्षण में इंक्लूड कराने में सबसे अहम भूमिका अदा किया था। इसलिए उनका जो बिहार के बाहर भी एक अच्छी पहचान बन गई थी महाराष्ट्र वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से लोग ज़्यादा थे। तो जो रामसुंदर दास जैसे जो दलित नेता हैं वो कांग्रेस में की गोट में बैठे रहे, लेकिन रामविलास पासवान ने संघर्ष का रास्ता चुना था, जनता पार्टी से उभरे और उसके बाद फिर वो बार बार रामचंद्र दास को वो चुनाव में हराते रहे, लड़ते रहे। इस तरह से आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक बिहार में 2 प्रतिद्वंदी दलित जातियाँ जो थी वो रविदास और पासवान थी। और इस लड़ाई में कभी भी रविदास की पहचान, दलित की पहचान नहीं बना पाए, लेकिन पासवान की भी पहचान बनाया और दलित की भी पहचान बनाया। और पिछले 3 दशक के दौरान अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे रविदास कंप्लीटली मार्जिनलाइज हो गए हैं और दूसरे नंबर पर आ गए हैं मांझी जी आज के डेट में। अब पासवान जाति के लोग राजनीतिक रूप से बिहार की राजनीति में तो सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो पार्टी बनाने में हो, चाहे राजनीतिक चेहरा बनाने में हो। लेकिन क्या विकास के जो और पैमाने हैं उसमें पासवान जाति के लोग आगे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब उदाहरण के लिए जो आंकड़े हैं वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1931 में पासवान जाति के लोग कितने प्रतिशत साक्षर थे? 0.61%, 61% साक्षर हुआ करते थे हिंदी साक्षरता, और अंग्रेजी साक्षरता पे जाएंगे तब तो वो थे 0.016%। और आज भी, आज के डेट में जब 2022-23 का बिहार जाति का जनगणना हुआ है तो उसमें ग्रेजुएट या उससे कम की पढ़ाई करने वाले पासवान जाति का परसेंटेज जो है वो मात्र 4.58% है, यानी कि उससे कम पढ़ाई करने वाले लोग। यानी कि राजनीतिक रूप से इतने आगे होने के बावजूद मात्र 4.58% लोग ही पासवान जाति के अंदर ग्रेजुएट हो पाते हैं। अब उसके बाद दूसरे से कंपेयर कर लीजिए, जिसका कहीं कोई पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग, सबसे कमज़ोर हैं आपके रविदास जाति के, उसमें 4.39% लोग ग्रेजुएट तक पढ़े हुए हैं। और उसके बाद फिर आपका और दूसरे उच्च शिक्षा में अगर आप देख लें तो जैसे CA होता है, MA होता है, PhD, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस तरह के जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं वो पासवान के अंदर मात्र हैं कितने? 0.452, यानी कि 45% मान के चलिए इसको। अब दूसरे कम्युनिटी के अंदर आइए, 0.45% है पासवान का, 0.44% है रविदास का। हालांकि बहुत सारी ऐसी दलित जातियाँ हैं जो पासवान और पासी दोनों से आगे हैं। जैसे कि आपका जो पासी का है वो 4.58% लोग ग्रेजुएट हैं, और पासवान का, और पासी का कितना है? 7.48% लोग, और धोबी 9.46% लोग ग्रेजुएट हैं। कहाँ 5.58, कहाँ 9.46%, और दोनों के दोनों SC हैं। इसी तरह से जो बड़े डॉक्टर वगैरह बनते हैं उसमें 0.45% हैं पासवान के, और पासी के कितने हैं? 0.9%, सीधे दुगना। धोबी का कितना है? 3 गुना, 1.24%। तो आप देख सकते हैं कि पासवान जाति के लोग पॉलिटिकली इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में जो रविदास है उसके लगभग बराबर है। पासी जो जाति है या इन जातियों से कहीं ज़्यादा पीछे हैं। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल करने में, राजनीतिक रूप से सक्षम होना, राजनीतिक रूप से विकसित होना ही एक तरीका हो सकता है क्या? उससे सिर्फ राजनीतिक रूप से ताकतवर होने से क्या आप शिक्षित ज़्यादा हो सकते हैं क्या? तो ये एक बड़ा सवाल उठता है इस पूरे वीडियो में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे रविदास कम्युनिटी का जो बिहार की राजनीति में कैसे वो आगे बढ़े, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम रविदास जाति के ऊपर एक अलग से वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, उनके पूरे पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। न्यूज़ हंटर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।